नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अध्ययन जंक्शन पे, जहाँ पे हम अभी कवर कर रहे हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही में बने बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल में आने वाली वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पहले के 2 वीडियोज़ में हम 60 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके उन्हें देख सकते हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हमारा पहला क्वेश्चन है, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो हमारा उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, SCERT का पूरा नाम बताइए। तो देखिए, इंग्लिश में होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हिंदी में बोलते हैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। हमारा अगला प्रश्न है, NCERT का पूरा नाम बताइए। तो देखिए, इंग्लिश में होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हिंदी में होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए, आप राज्य और राष्ट्र में कंफ्यूज मत होइएगा। SCERT का गठन 1981 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो ये NCERT है, इसका गठन 1961 में हुआ था। SCERT कहाँ है? तो SCERT लखनऊ में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, NCTE का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। CMAT का पूरा नाम क्या है? तो CMAT का पूरा नाम है राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। CMAT का गठन कब हुआ था? तो CMAT का गठन 1955 में हुआ था। राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो ये जो हमारा CMAT है ये इलाहाबाद में स्थित है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ये सारे फैक्ट्स आप अच्छे से याद कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए वरना नोट डाउन कर लीजिए, या आपके टेट और सुपर टेट में भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य बताइए। पहले तो सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? ये माइक्रो टीचिंग होता है। तो इसका उद्देश्य होता है प्रशिक्षु को शिक्षण कौशल में निपुण करना, छात्रों में नवीन कौशलों का विकास करना, प्रशिक्षु को अनुशासित करना। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है, माइक्रो टीचिंग में हम जो प्रशिक्षु होते हैं, हमारे ट्रेनीज़ होते हैं, उनको हम एक क्लास का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी हैबिट पड़ जाए बच्चों को पढ़ाने की, या फिर जो भी चीज़ें उन्होंने सीखी हैं, जो भी थ्योरीज़ या फिर शिक्षण सिद्धांत उन्होंने सीखे हैं, तो उनको क्लास से पहले एक अलग सा इन्वायरमेंट दिया जाता है उन्हें यूज़ करने के लिए। अब देखिए, अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के चरण, माइक्रो टीचिंग के स्टेप्स। तो इसके 6 चरण होते हैं, योजना, पाठन, फीडबैक, पुनर्शिक्षण, पुनर्योजना, पुनर्फीडबैक। अब हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण की कोई एक परिभाषा लिखिए। जैसा कि मैं पहले की वीडियोज़ में भी आपको बता चुकी हूँ, तो कि परिभाषा लिखने के लिए आपके पेपर में आता है, तो आप अच्छे से मेन टॉपिक्स की परिभाषा याद कर लीजिएगा। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिस पर प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियों, मूल्यों एवं संस्कृतियों का प्रभाव पड़ता है। जिस देश में जैसी शासन प्रणाली या सामाजिक तथा औद्योगिक परिस्थितियां होंगी, वहाँ उसी प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया होगी। हम सब जानते हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति में, उसके डेवलपमेंट में, उसके सोशलाइजेशन में शिक्षण का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। अब है, शिक्षण के 2 उद्देश्य बताइए। ये पिछले 2 सालों में आ भी चुका है। ये है मानसिक क्षमता का विकास करना, क्रियाशीलता का विकास करना, और भी हो सकते हैं इसमें, जैसे छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, उन्हें ज्ञान प्रदान करना, उनको भावी जीवन के लिए उनकी तैयारी करना। अब अगला प्रश्न है, शिक्षण की 2 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, 2 विशेषताएं हैं,
शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए, शिक्षण प्रजातंत्रीय होना चाहिए। सुनियोजित का यहाँ से तात्पर्य ये है कि टीचर के दिमाग में पहले से पूरा प्लान होना चाहिए, उसे लेसन प्लान बना लेना चाहिए कि वो कैसे इंट्रोडक्शन करेगा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा और कैसे वो इंट्रोड्यूस करेगा किसी टॉपिक को, कैसे समझाएगा। उसके बाद वो पुनरावृत्ति क्वेश्चंस उसके रेडी होने चाहिए ताकि वो बच्चे से पूछ सके। और प्रजातंत्रीय से तात्पर्य यह है कि बच्चों को भी आज़ादी होनी चाहिए ताकि वो जो उन्हें नहीं समझ में आया वो पूछ सके। साथ ही साथ क्लास इंटरैक्टिव होनी चाहिए। अगर क्लास इंटरैक्टिव नहीं होगी तो वो थोड़े समय के बाद बच्चों के लिए बोरिंग हो जाती है और उन्हें उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। अगर टीचर कंटिन्यूसली इंटरैक्शन करता रहता है बच्चों से तो बच्चों को भी अच्छा लगता है और वो कनेक्टेड फील करते हैं अपने टीचर से। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक के किन क्रियाओं से संबंध होता है? तो देखिए, शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक के ज्ञान से तथा बोध या अधिग्रहण से संबंध होता है। बालक का ज्ञान से आप समझ गए। बोध या अधिग्रहण का तात्पर्य होता है कि बोध मतलब टीचर जो जितना पढ़ा रहा है उसकी जो समझ बच्चे के दिमाग में डेवलप हो रही है, जो वह ग्रहण कर पा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि टीचर अगर 30 मिनट 35 मिनट जो उसे अलॉट होता है उसमें वो पढ़ा रहा है वो सब कुछ बच्चा ग्रास्प कर ले, ये ज़रूरी नहीं होता। तो जितना बच्चा अपने टीचर से एक क्लास में ले पाता है, ग्रहण कर पाता है, उसे हम अधिग्रहण या फिर बोध कहते हैं। देखिए, संप्रेषण की उपयुक्त परिभाषा बताइए। तो एंडरसन के अनुसार संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतन तथा अचेतन या दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक हाव भाव के रूप में उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करता है। हमारे पहले की वीडियोस में भी हम एक संप्रेषण की परिभाषा डिस्कस कर चुके हैं। आपको दोनों में से जो सही लगे, जो आपको याद करने में आसानी पड़े, आप याद कर सकते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, संप्रेषण से क्या अभिप्राय है? संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, मुख मुद्रा तथा विचारों आदि का परस्पर आदान प्रदान करता है तथा इस प्रकार के प्राप्त विचारों अथवा संदेशों को समान एवं सही अर्थों में समझने तथा प्रेषण करने में उपयोग लाता है। देखिए, अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझें तो जो हमारा बोल चाल होता है, जो हम डेली एक दूसरे से करते हैं, अपनी बातें, अपने फीलिंग्स, अपने ज्ञान को शेयर करते हैं तथा दूसरा अगर हमसे कुछ कहता है तो हम उसे समझते हैं, तो यही संप्रेषण है। अब हमारा अगला प्रश्न, वैयक्तिक संप्रेषण के 2 लाभ बताइए। तो वैयक्तिक संप्रेषण पहले समझ लीजिए क्या होता है। इसे इंडिविजुअल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। जब कोई एक इंसान स्पेसिफिकली किसी दूसरे इंसान को कोई चीज़ बताता है जिसमें ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो वह वैयक्तिक संप्रेषण या फिर इंडिविजुअल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसके 2 लाभ हैं, ज्ञान प्राप्ति, उचित भाषा एवं उचित उच्चारण। अब हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण के 2 प्रमुख शिक्षण सूत्रों का उल्लेख कीजिए। तो 2 शिक्षण सूत्र है, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अभी हम इसको सिर्फ शॉर्ट में समझ रहे हैं, नाम सीख रहे हैं। हमारे आगे के वीडियोस में जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा हम इनको डिटेल में समझेंगे, हर एक शिक्षण सूत्र को हम समझेंगे। अब अगला प्रश्न है, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो यह मनोवैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है। देखिए, कोई भी शिक्षण सूत्र होता है वो ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक तथ्यों पे ही आधारित होता है। इनका निर्माण ही साइकोलॉजिकल बेस पे किया गया है। कई वर्षों तक बच्चों की साइकोलॉजी का अध्ययन करके इन सूत्रों का निर्माण किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है और क्यों? तो देखिए, प्रयोग, प्रदर्शन एवं अनुसंधान विधि है, क्योंकि इसी के द्वारा बालक करके सीखता है। विज्ञान और गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जब तक बच्चा खुद इन्वॉल्व नहीं होगा, जब तक वो खुद क्रियाएं नहीं करेगा, तब तक उसे कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। विशेष करके विज्ञान में बच्चों के दिमाग में टॉपिक से रिलेटेड क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इसके लिए प्रयोग प्रदर्शन विधि, टीचर प्रयोग करके दिखाएं, तथा अनुसंधान विधि जिसमें छात्र खुद पार्टिसिपेट करके रिसर्च करके सीखे। इसके लिए ये दोनों विधि उपयुक्त हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है? निरीक्षण विधि
यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके प्रयोग से छात्रों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। निरीक्षण करना मतलब किसी चीज़ को अच्छे से ऑब्ज़र्व करना तथा उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाना। किसी चीज़ का निरीक्षण करने के लिए हमें उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाना पड़ता है। तो यदि अगर किसी टॉपिक में बच्चा अच्छे से इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो उसको समझ। हमारा अगला प्रश्न है, अन्वेषण विधि का अर्थ स्पष्ट करिए। देखिए, अन्वेषण विधि से आशय शिक्षण की उस प्रविधि से है जिसमें बालक को स्वयं करने का अवसर मिलता है। मतलब इसमें छात्र खुद करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग होती है इसमें। अब हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण की आगमन विधि से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, शिक्षण की आगमन प्रविधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। इस प्रविधि का अधिकांश प्रयोग व्याकरण शिक्षण में किया जाता है। जैसे अगर हमें बच्चों को कोई टॉपिक समझाना है तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, सरल से जटिल की ओर या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, लेकिन यह इसका उल्टा है। इसमें हम लोग विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। जैसे पहले हमने कोई व्याकरण का नियम बच्चों को समझा दिया, जैसे मान लीजिए हमें उनको संधि पढ़ानी है तो हम संधि का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो पहले उन्हें समझा दें, उसके बाद उन्हें हम एग्जाम्पल बताएं, तो यह हमारा कहलाएगा आगमन विधि। अब देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, दक्षता अधिगम शिक्षण के सोपान बताइए। तो देखिए, दक्षता आधारित शिक्षण के निम्नलिखित सोपान होते हैं। पूर्व तैयारी, उद्देश्य निर्धारण, सहायक सामग्री। दूसरा है व्यवस्था करना, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करना। तीसरा है नियम निर्णय का संवेदनीकरण तथा सूचीकरण। चौथा है अभ्यास। पांचवा है अभ्यास कार्य के मध्य की गई त्रुटियों का शुद्धिकरण करना। छठवां है प्रयोग। तो इसके 6 सोपान होते हैं। अब रुचिपूर्ण शिक्षण क्या है? यह शिक्षकों हेतु एवं शिक्षकों द्वारा बनाया गया कार्यक्रम है। इसमें शिक्षक छात्रों की रुचियों के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली स्वरूप देता है। देखिए, यह शिक्षकों द्वारा ही निर्मित है और यह शिक्षकों द्वारा ही कराया जाता है। जब एक शिक्षक अपनी कक्षा में पढ़ा रहा होता है तो वो कक्षा में बच्चों की रुचि का एनालिसिस करता है, वो एनालाइज करता है कि उनके जो बच्चे हैं उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। फिर वो इंटरेस्ट पता करके लोकल रिसोर्सेज की मदद लेकर के बच्चों को पढ़ा। हमारा अगला प्रश्न है, रुचिपूर्ण शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो देखिए, इसके प्रमुख उद्देश्य हैं रटने की अपेक्षा सीखने पर अधिक बल देना। जब बच्चा अपने मनपसंद की चीज़ करता है तो वह उसका दिमाग रटने में नहीं जाता है, वो उस चीज़ को इतना एंजॉय करता है कि वो खुद ही सीख जाता है। दूसरा है सीखने को आनंदमय बनाना। देखिए, जैसे कि इससे पहले वाले में हमने पढ़ा कि बच्चा एंजॉय करता है, वो उसके इंटरेस्ट की चीज़ होती है, वो उससे एंजॉय करता है, तो शिक्षण अपने आप ही आनंदमय बन जाता है। फिर बालक के व्यक्तित्व का विकास करना। देखिए, बच्चों की रुचि के आधार पे भी उनका व्यक्तित्व का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। यदि किसी छात्र को पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो उसे अगर हम लोग पेंटिंग में प्रमोट करें तो वह आगे चल के एक अच्छा सा पेंटर बन सकता है। अगला है हास्य एवं अवरोध को रोकना। हास्य एवं अवरोध को रोकना, जैसे मान लीजिए शिक्षण में बच्चों का डेवलपमेंट कहीं एक स्टेज पे जाके रुक गया है तो यह अवरोध हो गया है, उनके ज्ञान बढ़ने में अवरोध है एक प्रकार का। तो हम चाहें तो उनकी रुचि के अनुसार चीज़ों को पढ़ा करके हम कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब उनका जो ग्राफ है सीखने का उसे हम बढ़ा सकते हैं। आज के लिए हमारा आखिरी प्रश्न है, पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं? केवल नामों का उल्लेख करिए। देखिए, पुनर्बलन 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, इसको सकारात्मक भी कहते हैं। दूसरा होता है ऋणात्मक या फिर नकारात्मक, इसको हम नेगेटिव भी कहते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पुनर्बलन क्या होता है ये हम आगे के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, पहले हम इस पर अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे तो आप उन्हें जाके देख सकते हैं। फिर देखिए, ये जो 2 प्रकार के पुनर्बलन होते हैं इनको हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक होता है शाब्दिक, एक होता है अशाब्दिक। शाब्दिक मतलब जिसमें हम वर्ड्स का यूज़ करें, और अशाब्दिक जिसमें हम सिर्फ अपने हाव भाव से रीइंफोर्समेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे अच्छे वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।